90% लोग यही गलतियां करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ केक कटिंग से लेके केक क्रम कोटिंग के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्पॉन्ज केक को कैसे प्रॉपर वे में आपको कट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूंगी कि कभी भी अपने केक स्पॉन्ज को ना गरम जब वो होता है तब उसको कभी भी कट ना करो। अगर इमरजेंसी में आपको कोई केक रेडी करके देना है और आपके पास उसको ठंडा करने का ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप उसको फटाफट से क्लिंग रैप करो और फ्रिज में उसको रख दो करीब करीब 15 से 20 मिनट के लिए। फ्रिज में रखने से केक आपका अच्छे से ठंडा भी हो जाएगा और जब आप उसको कट करोगे ना तो आपको बिल्कुल अल्ट्रा फिनिश्ड वाली लेयर्स मिलेंगी, मतलब बहुत ही स्मूथ और परफेक्शन के साथ आपकी लेयर्स यहाँ पर कट होंगी। जो ऊपर का टॉप पार्ट है उसको ज़्यादा थिक मत कट करो, पतला सा ही कट करो। और अगर बाय चांस आपसे वो थिक कट हो गया है तो उसको ना कभी भी ऐसे वेस्ट मत करो। उसको आप किसी को अपना केक स्पॉन्ज टेस्ट कराने के लिए दे सकते हो, या फिर उसके केक पॉप्स या कुछ भी क्रीम लगाकर थोड़ी सी डेकोरेशन करके घर के बच्चों को भी आप उसको खिला सकते हो। उसके बाद आती है इसकी लेयर्स। तो अब हमें स्पॉन्ज के अंदर से 3 लेयर निकालनी होती है केक बनाने के लिए। तो उनको कट करने से पहले ना आप हल्की सी उनकी मार्किंग कर लो, या तो टूथपिक की हेल्प से आप मार्किंग कर सकते हो, या अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप इसको बिना किसी मार्किंग के ही कट कर लोगे तो आप उसको वैसे ही कर सकते हो। केक के स्पॉन्ज को अच्छे से हाथ में पकड़े और उसके बाद अपने नाइफ को लेफ्ट टू राइट मूव कराते हुए उसको धीरे धीरे कट करें। ज़्यादा डीप कट ही फर्स्ट उसमें ना लगाएं, छोटा सा कट लगाएं और धीरे धीरे अपने ब्रेड नाइफ को मूव करते रहें आगे और पीछे की तरफ। तो इस तरह से आपकी जो लेयर्स है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। आपको लेयरिंग करते टाइम ना इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो लेयर्स है वो तीनों की तीनों बिल्कुल इक्वल साइज की होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई लेयर तो बहुत मोटी है और कोई लेयर बहुत पतली है। तो इस तरह से यहाँ पर ये मैंने अपने केक स्पॉन्ज को कट कर लिया है और जो मेरा नाइफ था वो मैं ऊपर से नीचे की तरफ आगे पीछे इस तरह से उसको रोटेट करते हुए ये लेयर्स मैंने कट की और कितनी परफेक्ट लेयर्स यहाँ पर मिली हैं। और सारी की सारी लेयर्स भी यहाँ पर इक्वल होंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि इसको जब आप क्रम कोट करोगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर केक में डोम आ गया है तो भी आप ये मत सोचो कि इस डोम को मुझे हटाना है तभी मेरा केक एक परफेक्ट डायमेंशन में आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको भी आप क्रीम के साथ हाइड कर सकते हो, वो मैं आगे आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। अब हम बात करें क्रम कोटिंग की। तो क्रम कोटिंग के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये 8 इंचेस का केक बोर्ड लिया है। उस पर अच्छे से क्रीम आप लगाओगे। क्रीम लगाने के बाद अपना जो स्पॉन्ज है उसको अपसाइड डाउन करके रखोगे, यानी कि जो आपकी बॉटम लेयर है उसको आपको बॉटम पे ही रखना है, लेकिन उल्टा करके रखना है। जो आपका हिस्सा बेस में था, टिन के ऊपर था, उसको आपको उल्टा करके रख देना है। और इस लेयर की सोकिंग थोड़ा सा बाकी लेयर्स के कंपैरिजन में हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लेयर है ये बिल्कुल टिन के ऊपर ही होती है, तो ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो इसको सॉफ्ट और मोइस्ट बनाने के लिए हल्का सा इसको बाकी लेयर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको सोक करना रहता है। नेक्स्ट, जब आप अपनी क्रीम अप्लाई करो तो एक हाथ से अपना टर्न टेबल हल्का हल्का रोटेट करते जाओ और दूसरे हाथ से अपने जो पैलेट नाइफ हमने पकड़ा हुआ है उसको स्प्रेड करते रहो। तो इसको भी हमें लेफ्ट टू राइट मूव कराना रहता है। और अगर आपको लगे कि केक स्पॉन्ज के ऊपर क्रीम ज़्यादा लग गई है तो उसके लिए भी सेम ही मेथड है कि अपना हल्का हल्का टर्न टेबल को रोटेट कराओ और जो एक्स्ट्रा पार्ट है क्रीम का वो आपके जो नाइफ है उसके ऊपर इकट्ठा होता चला जाता है। इस तरह से बिल्कुल इसको प्लेन कर लेंगे हम। कहीं से भी ये अनइवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये अनइवन हुआ तो आपका पूरा केक अनइवन हो सकता है। तो मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रही हूँ अपनी लेयर्स, केक की भी और साथ में क्रीम की भी। अब इसके ऊपर हमें लगानी है फिलिंग। जो फिलिंग हम अपने केक में यूज़ कर रहे हैं वो मैं इसके ऊपर अब ऐड करूँगी। तो फिलिंग को भी आपको ऐसा नहीं है कि
बहुत कम लगानी है। पोर्शन ऐसे लो कि वो ना तो केक के ऊपर ज़्यादा स्प्रेड हो और ना ही ऐसे लगे कि केक में आपने कुछ डाला ही नहीं है। और फिर ये जो छोटे वाले हमारे पैलेट नाइफ आते हैं ना, या तो इसकी हेल्प से, या अगर वो नहीं है आपके पास तो आप ये घर की चम्मच से भी इसको इस तरह से स्प्रेड कर सकते हो। कोशिश करो कि फिलिंग आपकी सेंटर में ही हो, किनारों पे ज़्यादा फिलिंग हमें स्प्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर किनारों पे फिलिंग आएगी तो वो फिर जब आप उसको क्रम कोट पूरा करोगे ना तो वो साइड से निकलने लगेगी। तो ये पैलेट नाइफ छोटा स्मॉल साइज का होता है, ये भी सेम काम ही करता है जैसे मैंने अभी स्पून से किया। तो अगर आपके पास स्पून है, मतलब सॉरी नाइफ नहीं है, तो आप स्पून को यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों मेथड यहाँ पर ये दिखा दिए हैं। तो यहाँ पर भी इसको स्प्रेड करने के लिए आपको हल्का हल्का अपने टर्न टेबल को रोटेट करते रहना है, क्योंकि अगर आप टर्न टेबल को रोटेट नहीं करोगे ना तो फिर केक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, और कई बार प्रेशर लगाने के चक्कर में केक पूरा का पूरा खराब भी हो जाता है। तो नेक्स्ट अब मैं इसके ऊपर जो हमारी केक की सेकंड लेयर है वो मैं अब इसके ऊपर लगाऊंगी। तो सेकंड लेयर पे भी अगर आप चाहो तो एक साइड हल्की सी क्रीम लगा सकते हो। सेकंड लेयर के लिए आपको जो आपकी टॉप लेयर है वो आपको सेकंड नंबर पर यूज करनी है। मतलब जो हिस्सा हमारे केक का सबसे ऊपर था जिसमें डॉम बना था, वो वाला हिस्सा आपको ऊपर ले रखना है, मतलब बीच में रखना है। तो सेकंड लेयर, टॉप लेयर हमारी सेकंड लेयर कहलाएगी, और जो हमारी सेकंड लेयर थी वो अब हमारी इस केक में फर्स्ट लेयर बन जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से जब आप दूसरी लेयर लगाओगे तो साइड से भी आपको पूरा ये इस तरह से लॉक कर लेना है। साइड से लॉक करने के लिए आपको जो टर्न टेबल है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करनी है, लेकिन जब आप केक के स्पॉन्ज के टॉप पर क्रीम स्प्रेड कर रहे हो तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी टर्न टेबल को घुमाना है। तो साइड्स के लिए एंटी क्लॉकवाइज और टॉप के लिए क्लॉकवाइज, ये रूल आप ज़रूर याद रखना। सेम वे में अब मैं यहाँ पर ये अपनी सेकेंड लेयर को भी कंप्लीट कर रही हूँ। सेकेंड लेयर के लिए भी सेम वही मेथड है कि टर्न टेबल को हल्का सा रोटेट कर रही हूँ मैं एंटी क्लॉकवाइज ही, और उसके साथ साथ में अपना जो हमारा पैलेट नाइफ है उसको भी टॉप पे रख के आपको उसको ना घुमाना नहीं है, सिर्फ टर्न टेबल को रोटेट करना है। अगर आप पैलेट नाइफ को घुमाओगे साथ के साथ तो वो चीज वो नहीं आ पाएगी, वो फिनिशिंग ही नहीं आएगी यहाँ पे। तो ये इस तरह से जो एक्स्ट्रा क्रीम थी वो मैंने इसकी स्क्रैप कर ली है इसके ऊपर से, और अब सेम वे में यहाँ पर भी मैं फिलिंग को अप्लाई कर दूंगी। फिलिंग को फिर से मैं आपको बता दूं कि आपको इसको सेंटर में ही रखना चाहिए, ना कि इसको किनारों पे ज़्यादा स्प्रेड करना चाहिए। तो अब ये पैलेट नाइफ से मैं स्प्रेड करके दिखा रही हूँ, पहले मैंने स्पून से किया था। तो ये प्रॉपरली यहाँ पर स्प्रेड हो गया है। तो अब हमारा आएगी इसके ऊपर थर्ड लेयर, यानी कि जो हिस्सा हमारे केक स्पॉन्ज में बीच में था, सेंटर में जो पार्ट था वो अब हमारी टॉप लेयर बन गई है। तो ये रूल आपको याद रखना चाहिए। इसके लिए ना मैं एक वीडियो और बनाऊंगी शॉर्ट्स में कि कैसे आपको अपना स्पॉन्ज कट करके उसको कैसे यूज करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के बाद ही उस चीज को शेयर कर दूंगी ग्रुप, सॉरी, चैनल पर। तो यहाँ पर ये मेरी क्रम कोटिंग पूरी हो गई है कंप्लीट। अब इसको जो भी ओपन एजेस हैं कहीं से भी जहाँ से भी आपको स्पॉन्ज इस पे हल्का सा भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ आपको कवर कर देना है। कहीं पर भी इसमें ना किसी भी तरह के कोई गैप्स दिखाई नहीं देने चाहिए। गैप्स दिखाई देंगे तो वो गैप ना आपका जब आप उसको फ्रॉस्ट करोगे, फिनिश करोगे अपने केक को, तो वो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम करेगा। वो आपकी क्रीम में भी क्रम्स कई बार आ जाते हैं, तो इसलिए इसको ना बहुत अच्छे से आपको कवर कर लेना चाहिए। तो ये हर तरह से मैंने प्रॉपरली इसको कवर कर लिया है। और इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि आपको अपने केक स्पॉन्ज को ना फ्रिज में ज़रूर रखना है क्रम कोटिंग के बाद, अदरवाइज इसके क्रम्स ज़रूर निकले हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।